अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गुज़श्ता 6 माह में तीसरी मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई। कल रात को होने वाली इस अहम मुलाकात से मुताल्लिक पहले ये तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही थी कि इस मुलाकात के बाद गज़ा में जंग बंदी के हवाले से कोई अहम ऐलान या पेशरफ्त सामने आएगी, मगर तवक्कुआत के बरक्स इस मुलाकात से जंग बंदी से मुताल्लिक कोई अहम बयान तो सामने नहीं आया, मगर इसराइल का गज़ा से मुताल्लिक एक मतनाज़ और तशवीशनाक मनसूबा सामने आ गया, जिसकी तफसीलात इंतहाई चौंका देने वाली हैं। और इस मनसूबे की तस्दीक खुद इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने की है। इस सारी सूरत हाल में गज़ा से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप के मतनाज़ मनसूबे का जिक्र भी सामने आ रहा है, जो उन्होंने फरवरी में नेतन्याहू से पहली मुलाकात के दौरान बताया था। इन सारे हालात में गज़ा में 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई, जबकि कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए इनडायरेक्ट मुज़ाकरात भी जारी हैं। ऐसे में कल अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाइट हाउस के ब्लू रूम में डिनर पर मुलाकात की, और इस दौरान जब गज़ा से मुताल्लिक ट्रंप के मतनाज़े प्लान पर सवाल हुआ तो नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल दीगर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल पर काम कर रहे हैं। साथ ही नेतन्याहू ने इस बात का इंदिया दिया कि गज़ा के शहरियों को हमसाय ममालिक में मुंतकिल किया जा सकता है। President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. And I think we're getting close to finding several countries, and I think this will give, again, the freedom to choose. Palestinians should have it, and I hope that we can secure it close by. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries, great cooperation from every single one of them. So something good will happen. जबकि इस दौरान अमरीकी सदर ट्रंप से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहते हुए सवाल नेतन्याहू की तरफ उछाल दिया कि वो ही इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं, जिस पर नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनियों को हमें ख़तरा पहुंचाने का कोई इख्तियार नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि खुद मुख्तारी जैसी इख्तियारात, खुसूसन सिक्योरिटी का मुकम्मल कंट्रोल हमेशा इसराइल के हाथ में रहेगा। Do you think that there can be a two-state solution that creates an independent? You have the greatest man in the world to answer that age-old question. I think Palestinians should have all the powers to govern themselves, but none of the powers to threaten us. And that means that certain powers, like overall security, will always remain in our hands. Now, that is a fact, and no one in Israel will agree to anything else, because we don't commit suicide. We want life, we cherish life for ourselves, for our neighbors, and I think we can work out a peace between us and the entire Middle East with President Trump's leadership, and by working together, I think we can establish a very, very broad peace that will include all our neighbors. So people aren't likely to say, let's just give them another state, it'll be a platform to destroying Israel. We'll work out a peace with our Palestinian neighbors, those who don't want to destroy us, and we'll work out a peace in which our security, the sovereign power of security, always remains in our hands. नेतन्याहू का कहना है कि गज़ा की सिक्योरिटी हमेशा हमारे पास रहेगी, जबकि उनके वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्ज़ ने गज़ा के शहरियों को कैंप्स में मुंतकिल करने का एक मतनाज़े मनसूबे का हुक्म दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्ज़ ने पीर को एक ब्रीफिंग में सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने इसराइली फ़ौज और अपनी वजारत को हिदायत दी है कि वो जनूबी गज़ा के इलाके रफ़ा के मलबे पर एक नई ह्यूमैनिटेरियन सिटी के क़याम का मनसूबा आगे बढ़ाएं। इसराइल काट्ज़ के मुताबिक इस जोन में तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनियों को रखा जाएगा, जो इस वक्त गज़ा की पट्टी के साहिली इलाके मवासी में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि इन फ़लस्तीनियों को पहले जांचा जाएगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उनमें हमास के कारकुन शामिल ना हों, और इन फ़लस्तीनियों को इस जोन से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल काट्ज़ के विजन के मुताबिक गज़ा की पूरी आबादी यानी 20 लाख से ज़्यादा अफराद को बिल आखिर इस मखसूस जोन में जमा किया जाएगा, जबकि इसराइली फ़ौज दूर से इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी और बैन अल-अक़वामी इदारे इस इलाके का इंतज़ाम संभालेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस इलाके में मज़ीद 4 इमदादी मराकज़ कायम किए जाएंगे ताकि वहाँ रहने वाले अफराद को इमदाद फराहम की जा सके।
साथ ही इसराइल कार्ड्स ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि फ़लस्तीनियों को रज़ाकाराना तौर पर गाज़ा छोड़कर दीगर ममालिक हिजरत करने की तरगीब भी दी जाएगी और ये मनसूबा ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। जबकि इसराइली वज़ीर दिफा के इस बयान से पहले अमरीकी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इसी तरह का एक मुतनाज़ मनसूबा शाया किया था, जिसमें गाज़ा के लाखों फ़लस्तीनियों को कैंप्स में रखने की तजवीज़ दी गई थी। इस हवाले से रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने एक मुतनाज़ अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम के नाम से मनसूबे की तजवीज़ देखी है, जिसमें गाज़ा में बड़े पैमाने के कैंप्स कायम करने का मनसूबा पेश किया गया, जिन्हें ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज़ कहा गया। ये कैंप्स गाज़ा के अंदर और मुमकिन तौर पर बाहर बनाए जाएंगे ताकि फ़लस्तीनी आबादी को वहाँ रखा जा सके। इस तजवीज़ में गाज़ा में आवाम पर हमास के कंट्रोल को ख़त्म करने का विजन भी शामिल है। $2 अरब का यह मनसूबा 11 फरवरी के बाद तैयार किया गया और ये गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम के नाम से मंसूब है और 2 ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ ट्रंप इंतज़ामिया को पेश की गई। इनमें से एक ज़रिए का कहना है कि यह मनसूबा हाल ही में वाइट हाउस में ज़ेरे बहस भी आया है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मनसूबा जो रॉयटर्स ने रिव्यू किया, इसमें इन कैंप्स को बड़े पैमाने के और रज़ाकाराना मकामात के तौर पर बयान किया गया, जहाँ गाज़ा की आबादी आर्जी तौर पर रिहाइश इख्तियार करेगी, फिर उन्हें डी रेडिकलाइज करके माशरे में दोबारा जम किया जाएगा और फिर अगर वो चाहें तो उन्हें किसी और मकाम पर मुंतकिल करने के लिए तैयार किया जाएगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ऐसे मनसूबों का जिक्र किया था जिनमें गैर मुसल्लह फ़लस्तीनी शहरियों के लिए रिहायशी कंपाउंड्स बनाने की बात की गई थी। रॉयटर्स को मौसूल होने वाली एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में इन ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज़ की तफसीलात मरहलावार बयान की गई हैं, जिनमें इनके क़याम का तरीका, लागत और अमली मनसूबाबंदी शामिल है। मनसूबे में कहा गया कि इन वसी तनसीबात का मकसद मकामी आबादी का एतमाद हासिल करना और अमरीकी सदर ट्रंप के गाज़ा से मुताल्लिक विजन को अमली जामा पहनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक रॉयटर्स आज़ादाना तौर पर यह तयन नहीं कर सका कि यह मनसूबा किसने तैयार किया, किसने इसे पेश किया और आया ये अभी भी ज़ेर गौर है या नहीं। लेकिन जब गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से इस बारे में सवालात किए गए तो उन्होंने इस बात की तरदीद की कि उन्होंने कोई ऐसा मनसूबा पेश किया है। गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मुताबिक ये स्लाइड्स उनकी नहीं है। तंजीम ने इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने गाज़ा में इमदाद की महफूज फराहमी के मुख्तलिफ ऑप्शंस का मुताला किया है, लेकिन वो किसी भी किस्म के ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज़ की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। जबकि SRS नामी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ काम करती है, उसके तर्जुमान ने रॉयटर्स को बताया कि उनकी गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ ऐसे कैंप्स पर कोई बात नहीं हुई। हमारा अगला मरहला सिर्फ ज़्यादा लोगों को खुराक मुहैया करना है। इसके बरक्स कोई भी दावा सरासर गलत है और हमारी सरगर्मियों की गलत नुमाइंदगी है। वाज़ेह है कि इस मनसूबे की दस्तावेज़ के कवर पर गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का नाम लिखा हुआ था, जबकि इसके अंदर कई बार SRS का जिक्र था। रिपोर्ट के मुताबिक 4 फरवरी को सदर ट्रंप ने पहली बार अवामी तौर पर कहा था कि अमेरिका को जंग से तबाह हाल गाज़ा का कंट्रोल संभालना चाहिए और 23 लाख फ़लस्तीनियों को कहीं और आबाद करने के बाद गाज़ा को मशरिक़ वस्ता के एक सयाहती मकाम में तब्दील कर देना चाहिए। ट्रंप के इस बयान पर फ़लस्तीनियों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि ये जबरी नकल मकानी के खदशात को जन्म देता है। अगरचे ये मुमकिन है कि गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की तजवीज़ अब ज़ेर गौर नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाज़ा की आबादी के एक बड़े हिस्से को कैंप्स में मुंतकिल करने के तसव्वुर से ये खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। रॉयटर्स को हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस तजवीज़ को एक स्लाइड प्रेजेंटेशन की सूरत में मुरतब किया गया था और ज़राए का कहना है कि ये इस साल के आगाज़ में यरूशलेम में अमरीकी सफारतखाने को जमा करवाई गई थी। एक आला अमरीकी इंतज़ामी अहदेदार के मुताबिक ऐसा कुछ भी ज़ेर गौर नहीं है और ना ही इस मकसद के लिए कोई वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस मनसूबे पर काम करने वाले एक ज़रिए ने बताया कि यह मनसूबा फ़ंड्स की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ सका। इससे पहले रॉयटर्स ने खबर दी थी कि गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एक स्विस बैंक में अकाउंट खोलने की कोशिश भी की गई ताकि वहां से डोनेशंस इकट्ठे किए जा सकें, लेकिन UBS और गोल्डमैन सैक्स ने इस तंजीम के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में मंसूबे से मुतालिक मजीद लिखा है कि एक बगैर तारीख की स्लाइड प्रेजेंटेशन जिसमें कुछ तस्वीर 11 फरवरी की तारीख के साथ शामिल हैं, इसके मुताबिक गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इस मंसूबे के लिए $2 अरब से ज़्यादा की रकम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। इस मंसूबे से वाबस्ता 2 ज़राए ने मजीद बताया कि स्लाइड्स के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजिट एरियाज़ यानी कैंप्स इस मंसूबे का दूसरा मरहला होंगे, जिसका आगाज़ मई के आखिर में गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़रिए खुराक की तकसीम के मराकज़ के क़याम से हो चुका है। वाज़ेह है कि गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इसराइली फ़ौज के साथ काम करता है और अमरीकी निजी सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की मदद से गाज़ा में खुराक पहुँचाता है। ट्रंप इंतज़ामिया और इसराइल गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में चलने वाले निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि इनको मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम इमदाद को शिद्दत पसंदों के हाथ लगने से रोकने में नाकाम रहा है।
खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जून में अमरीकी महकमा खारजा ने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के लिए $3 करोड़ की माली इमदाद मंजूर की थी और अमरीका और दीगर ममालिक से भी इस तंजीम की हिमायत करने की अपील की थी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तंजीम की कार्रवाइयों को गैर महफूज करार देते हुए कहा कि इंसानी इमदाद की गैर जानिबदारी के असूलों की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के मुताबिक उन्होंने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इदारों के काफ़िलों के करीब कम अज़ कम 613 अफराद की अमवात रिकॉर्ड की हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि स्लाइड्स में मौजूद एक टाइम लाइन के मुताबिक एक कैंप मंसूबे के आगाज़ के 90 दिन के अंदर फ़ाल हो जाएगा। इस कैंप में 2160 अफराद के लिए गुंजाइश होगी और कैंप में लॉन्ड्री, टॉयलेट्स, गुसलखाने और स्कूल्स भी शामिल होंगे। इस मंसूबे पर काम करने वाले एक ज़रिए ने बताया कि ये स्लाइड्स एक मनसूबाबंदी के अमल का हिस्सा है जो गुज़श्ता साल से जारी है और इसमें कुल 8 कैंप्स का तस्वुर पेश किया गया है जिनमें हर कैंप में लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने की सलाहियत होगी। ताहम तजवीज़ में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि फ़लस्तीनियों को इन कैंप्स में कैसे मुंतकिल किया जाएगा या अगर कैंप गजा से बाहर बनाए जाएंगे तो वो कहाँ बनेंगे। अलबत्ता एक नक्शे में मिस्र और किब्रस की जानिब इशारे हैं, साथ ही कुछ और मकामात पर मज़ीद मुमकिना जगहों के लेबल मौजूद हैं। रॉयटर्स के मुताबिक तजवीज़ में मज़ीद कहा गया है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तमाम सिविल सरगर्मियों की निगरानी करेगा जिनमें तामीरात, डी रेडिकलाइजेशन और आर्जी रज़ाकाराना नकल मकानी शामिल है। लेकिन जब रॉयटर्स ने ये तफसीलात 3 ह्यूमैनिटेरियन एक्सपर्ट्स से शेयर की तो उन्होंने इस मंसूबे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। रेफ्यूजी इंटरनेशनल के सदर और USAID के साबिक सीनियर एहलकार जेरेमी कॉर्नडाइक ने इस पर कहा कि किसी ऐसी आबादी के लिए रज़ाकाराना नकल मकानी का कोई वजूद नहीं जो तकरीबन 2 साल से मुसलसल बमबारी का शिकार हो और बुनियादी इमदाद से कटी हुई हो। रिपोर्ट के मुताबिक कैंप्स की मनसूबाबंदी से वाबस्ता एक जरिए ने रॉयटर्स को बताया कि इस मनसूबे का मकसद गजा में खौफ की फ़ज़ा को ख़त्म करना है ताकि फ़लस्तीनी हमास के कंट्रोल से निकल सके और अपने ख़ानदानों के लिए एक महफूज जगह हासिल कर सकें। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये बयान इस मंसूबे की नीयत को मुस्बत अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन माहिरीन का मौक़िफ़ है कि ऐसे हालात में रज़ाकाराना कैंप्स की बात हकीकत से बहुत दूर है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले फरवरी में जब इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीका का दौरा किया था तो उस वक्त अमरीकी सदर ट्रंप ने मुतनाज़े तौर पर गजा को अमरीकी कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया था। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision the world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। कल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्हें यकीन है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, जिसके बाद कल नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और उनके खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के मुताबिक ये मुलाकात आइंदा हफ्ते तक हो सकती है। You asserted that there's a complete and total destruction of the nuclear facilities. So what is the basis of the talks going forward? Is it to cap future nuclear activity? Is it ballistic missiles, terror support, economic-based opportunities? What are the It's really a good question because if you remember when it was done, I sort of said, what's the purpose of talking? It's been knocked out completely. But they've requested a meeting and I'm going to go to a meeting, and if we can put something down on paper, that will be fine. That'll be good. I think they've gained a lot of respect for us. I think they've gained a lot of respect for Israel also. But they would like to meet, and we're going to have a meeting. Steve, when is that meeting going to be? Do you want to say? Rather, very quickly, in the next week or so. ताहम अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने ट्रंप के इस दावे पर कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मज़ीद मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की है। इस सारी सूरत हाल में ये खबर भी सामने आ रही है कि अगर ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम की दोबारा तामीर करता है तो इसराइल मुमकिन तौर पर ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है और इसके हवाले से ट्रंप भी इसराइल को ग्रीन लाइट दे सकते हैं। इसी हवाले से अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है तो इस सूरत में ईरान पर इसराइल
दोबारा किसी मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है और इस हवाले से वाकिफ़ दो ज़राए ने एक्सियोस को बताया कि इसराइली हुकाम का ख्याल है कि सदर ट्रंप इसराइल को दोबारा हमले की इजाज़त दे सकते हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि वो सदर ट्रंप के साथ ईरान के साथ आइंदा जौहरी मुज़ाकरात और ऐसे मुमकिन हालात पर बातचीत करें जिनकी बुनियाद पर दोबारा फ़ौजी हमलों को जस्टिफाई किया जा सके। ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू के टॉप एडवाइज़र रॉन डर्मन ने बंद कमरे में होने वाली ब्रीफिंग में इसराइली हुकाम को बताया कि हालिया दौरा अमेरिका के बाद उन्हें यह तासुर मिला कि ट्रंप इंतज़ामिया कुछ खास हालात में ईरान पर इसराइली हमलों की हिमायत करेगी। ज़राए के मुताबिक एक मुमकिन सूरत हाल ये हो सकती है कि ईरान फुरदौ, नतन्ज और इस्फहान की मुतासरा जौहरी तनसीबात से आला सतह पर अफजुदा यूरेनियम निकालने की कोशिश करें। एक और सूरत हाल हो सकती है कि अगर ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर करना शुरू कर दे, ख़ासतौर पर यूरेनियम अफजूदगी की तनसीबात को। इसराइली हुकाम का कहना है कि डर्मन ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वाइट हाउस के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से मुलाकातें की। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि सदर ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग के खात्मे के बाद 2 बार कहा है कि अगर ईरान यूरेनियम की अफजूदगी दोबारा शुरू करता है तो अमेरिका मुस्तकबिल में एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है। ताहम ट्रंप ये भी कह चुके हैं वो किसी नए तनाज़े से बचने के लिए एक बाहमी मुआहदे तक पहुँचना चाहते हैं। रॉन डर्मर की अमरीकी हुकाम से मुलाकातों में जिस अहम मसले पर बात हुई वो ईरान के पास मौजूद आला सतह पर अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा था, जिसमें 60% तक अफजुदा 400 किलोग्राम यूरेनियम शामिल है। अमरीकी और इसराइली हुकाम का कहना है कि मवाद इस वक्त 3 जौहरी तनसीबात में बंद है। अमरीका और इसराइल का ख्याल है कि ये तनसीबात शदीद नुकसान का शिकार हुई हैं, मगर इन तनसीबात में मौजूद तमाम जौहरी मवाद या इनका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पीर को टकर कार्लसन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि जौहरी तनसीबात को वाकई शदीद नुकसान पहुँचा है, लेकिन ईरान को फ़िलहाल इन तनसीबात तक रसाई हासिल नहीं, इसलिए वो असल सूरत हाल का मुकम्मल जायज़ा नहीं ले सकता। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूरत हाल में अमरीकी और इसराइली हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियाँ ईरान की जौहरी तनसीबात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं ताकि ये मालूम हो सके कि आया ईरान वहाँ से मवाद निकालने या सरगर्मियाँ बहाल करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ आइंदा दिनों में नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात करने वाले हैं ताकि जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जा सके। ईरानी हुकाम ने इस मुलाकात की तैयारी की तस्दीक की है, लेकिन अभी तक हतमी तारीख तय नहीं हुई। रॉन डर्मर ने इसराइली हुकाम को बताया है कि अमरीका जौहरी मुज़ाकरात में इस असूल पर कायम है कि ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम की अफजूदगी बिल्कुल भी ना हो। इसी तरह ईरानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल एक बार फिर जंग चाहता है और ईरान भी इसके लिए तैयार है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक बाखबर ईरानी जरिए ने बताया कि इसराइली हुकूमत जंग जारी रखना चाहती है और अमरीकी सदर ट्रंप भी इस मकसद में उनके साथ नजर आते हैं। इस जरिए के मुताबिक इसराइली हुकूमत जंग चाहती है और हमें शक है ट्रंप इसकी मुखालफत करेंगे, हम भी मुकम्मल तैयारी की हालत में हैं। इस जरिए ने यह भी कहा कि ईरान उन तमाम मुलाकातों को फरेबदही पर मबनी समझता है क्योंकि इनमें तयशुदा फैसले पहले ही हो चुके हैं। जबकि ट्रंप से मुलाकात के दौरान जब ईरान पर एक बार फिर हमले से मुतालिक सवाल हुआ तो ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे मौजूद शख्स हैं, जिस पर नेतन्याहू ने कहा कि वो सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। Well, I would say that the best man to answer that is the Prime Minister. But I will tell you that in my view, I hope it's over. Yeah, I think Iran wants to meet. I think they want to make peace, and I'm all for it. Now, if that's not the case, we are ready, willing, and able. But I don't think we're going to have to be. But I think Bibi would answer that question very well. So what do you do when you have two things that are going to kill you? You have to remove them. With our combined effort, we did. But when you remove a tumor, it doesn't mean that it can't come back. You have to constantly monitor the situation to make sure that there's no attempt to bring it back. Is to monitor this carefully. Of course, the President and I are talking about it. Our teams are talking about it. ऐसे में एक आला ईरानी ओहदेदार का बयान भी सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि ईरान किसी भी मुमकिन जारियत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के सीनियर अस्करी मुशीर मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़ी ने कहा है कि ईरान ने हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स महफूज मकामात पर ज़ख़ीरा कर रखे हैं जो किसी भी मुमकिन जारियत की सूरत में मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। जनरल रहीम सफ़ी ने पीर को एक बयान में कहा कि ईरान की मुसल्लह फ़ौज हर मुमकिन मंजरनामे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, ख़ासतौर पर इन रिपोर्ट्स के तनाजुर में कि इसराइल एक बार फिर ईरान पर हमला कर सकता है। जनरल रहीम सफ़ी के मुताबिक अब तक हज़ारों मिसाइल और ड्रोन्स तैयार कर चुके हैं और उनके मकामात महफूज हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर कामरान बुखारी से, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन DC।
कामरान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने से पहले जिन दो जंगी तनाज़ात के बारे में बात करते रहे हैं कि एक तो वो उनको ख़त्म करवा देंगे और अगर वो सदर होते तो ये तनाज़ात शुरू ही नहीं होते, रूस और यूक्रेन और फिर इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ और गज़ा में जो कुछ हुआ, वो इस बारे में कहते थे कि वो सदर होते तो ये तनाज़ा शुरू ही नहीं होता, ये जंग शुरू नहीं होती। लेकिन अब सदर बनने के बाद बहुत एक मर्तबा से ज़्यादा वो इस आज़म का इजहार करने के बावजूद कि वो गज़ा में अमन चाहते हैं, वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जंग ख़त्म करवा नहीं पाए हैं अब तक। तो क्या उनकी जो ये कोशिश थी, उनका ये आज़म था, उसको भी क्या धचका पहुंच रहा है? चूँकि बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बावजूद कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका और उसमें यही नज़र आ रहा है कि इसराइल की ही सख्त शराइत हैं जो वजह बनी हुई हैं किसी भी मुआहदे में पहुंचने में रुकावट के हवाले से। जी शुक्रिया जुनैद। देखें, जो कैंपेन ट्रेल पे जो बयान होते हैं वो उनको हम जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं, जो वो पॉलिसी से मुख्तलिफ होते हैं। जब आप ऑफिस में आ जाते हैं फिर आपको अपनी जो वादे हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, तो उसमें वक्त लगता है और उसमें के रास्ते में रुकावटें होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं। सदारत की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, अमरीकी पॉलिटिक्स की अपनी कंस्ट्रेंट्स हैं, फिर बैरून अक़वामी पॉलिटिक्स की अपने लेवल की कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। और जंगें इसीलिए कहते हैं कि जंगें शुरू नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। देखें, जहाँ तक रूस का ताल्लुक है, वहाँ पे रूस की पोजीशन ज़्यादा कमज़ोर है इस वक्त। जो इस वक्त अगर आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि 3.5 साल हो गए और वहाँ पे किसी किस्म की भी जो है वो कोई मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो पा रही। एक तरह से वो फ्रोज़न बैटल स्पेस है। कुछ छोटे मोटे गांव इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जहां लाइनें हैं वहां लाइनें हैं और वहां पे रूस की पोजीशन कमज़ोर है और वहां पे उसको इंजीनियर करने की कोशिश की जा रही है। फिर वहां पे यूरोपियन फरीकैन भी हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना है। तो ये एक प्रोसेस है। जहाँ तक गज़ा का ताल्लुक है, देखें गज़ा की जंग बंदी की दो शराइत हैं और फिर जाहिर है इसराइल का जो बैटल स्पेस में जिसका पलड़ा भारी होता है, इसराइल का पलड़ा भारी है, हमास का कमज़ोर है, हमास और ईरान का, क्योंकि उन्होंने मिलकर जो है ना वो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसको पुल ऑफ किया था। तो उसमें जाहिर है गज़ा को अगर आप सिर्फ एक स्टैंड अलोन कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। गज़ा वॉज पार्ट ऑफ द जो है ना ये जो 7 अक्टूबर का हमला था वॉज पार्ट ऑफ द इरानियन स्ट्रेटजी, जो इंसर्कलमेंट स्ट्रेटजी थी कि जी इसराइल को इंसर्कल किया जाए। 7 अक्टूबर को हमला हुआ हमास की तरफ से, 8 अक्टूबर को अगले ही दिन हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट फायर शुरू कर दिए और कुछ दिनों के बाद हूथियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ प्लान। अब वो जंग का जो बिसात है वो इतनी वसी थी, उसको समेटते समेटते टाइम लगा है। तो और फिर यह है कि अभी भी यरगमालियों की बाजियाबी की बात हो रही है और फिर जो हदफ है जिस पे तमाम फरीकैन मुत्तफिक हैं, यानी पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इसराइल खाली नहीं और ना ही सिर्फ अमेरिका बल्कि जो खित्ते के ममालिक हैं, चाहे वो तुर्की है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, मिस्र है, उर्दन है, वो सब चाहते हैं कि इस के बाद जंग बंदी के बाद जो है हमास की हुकूमत ना हो गज़ा के ऊपर। तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर, इट्स द प्रोसेस। कामरान बुखारी साहब, जिस तरह पाक भारत तनाज़े में अमेरिकी साथ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम का किरदार था, वो उसका मुकम्मल क्रेडिट लेते रहे हैं एक से ज़्यादा मरतबा आलमी फोरम्स पर और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम अतराफ़ से भी उस किरदार को तस्लीम किया गया। तो क्या इस वक्त आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप संजीदगी से ये चाहते हैं कि जिस तरह उनको एक और बहुत बड़े तनाज़े में किरदार अदा करने का मौका मिला और उसकी वजह से जंगबंदी कायम हुई, उसको फिर बाकी दुनिया भी तस्लीम कर रही है, वो यकीनन चाहते होंगे कि ये तनाज़ा भी उनके होते हुए उनकी तरफ से ऐलान के ज़रिए से ख़त्म हो, उनकी ये ख्वाहिश होगी इस वक्त? जी बिल्कुल है। और इसी वजह से वो देखें, जहाँ तक उनका हदफ का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी ख्वाहिश का ताल्लुक है, जहाँ तक उनकी स्टेटेड पॉलिसी का ताल्लुक है, तो उसमें कोई शक नहीं कि वो ये जंगें ख़त्म करना चाहते हैं। जो है वो इसके ऊपर जो है बहुत बहस हो चुकी है, बहुत डिटेल है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनकी क्या जो है स्ट्रेटजी है अमेरिका के लिए आने वाले दहाइयों के अंदर। इस पर बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। सवाल ये नहीं होता कि वो क्या वो चाहते हैं या नहीं चाहते,
सवाल ये है कि कितनी आसानी से वो कर पाते हैं। अब बटन तो है नहीं कि जिसको दबाएंगे तो तमाम लोग जो है ना आमादा हो जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान याद रखिए आप 2 स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं, 2 स्टेट एक्टर्स जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और उनके अंदर भी जंग को फैलाने का, मजीद फैलाने का कोई ख्वाहिश नहीं थी, ना भारत की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए आसान था वो करना। यहाँ पे रूस का मामला जो है ज़रा पेचीदा है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, और वहाँ पे हालात मुख्तलिफ हैं। गज़ा के अंदर जो है देयर आर टू मेनी पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। पहली बात तो ये है कि आप एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ डील कर रहे हैं, हमास। दूसरी तरफ इसराइल है जो कि एक रियासत है। फिर उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं पड़ोसी ममालिक हैं, उर्दन है, अपना इजिप्ट है, कतर है, तुर्की है, सऊदी अरब, UAE वगैरह वगैरह। सबको एक मेज़ पे लाना, सबको जो है इस यू हैव टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर, ये मुश्किल काम होता है। कामरान बुखारी साहब, आपने ईरान का भी जिक्र किया, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेते हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि अब सीज़ फायर होगा, जिस तरीके से अमेरिका ने किरदार अदा किया। तो अब क्या ये कहा जा सकता है कि ईरान इसराइल का बराह रास्त फौरी कोई तनाज़ा होना, उसका खदशा ख़त्म हो चुका है? अमेरिका का उस तनाज़े में मुलविस शामिल होना, उसका खदशा ख़त्म हो चुका है? चूँकि इस वक्त उस सीज़ फायर के बाद 2 अहम चीज़ें हैं। एक तो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू भी दिया, और फिर ये कि ओस्लो में स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात मुतवक्के है। तो क्या अब ईरान के इन 2 ममालिक के साथ बराह रास्त किसी तनाज़े में शामिल होने का इस वक्त खदशा ख़त्म हो चुका है? देखिए, अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था जो फर्दो की फैसिलिटी के ऊपर, और वो जो ओवरऑल जो मिलिट्री कैंपेन थी इजराइल की, वो कोऑर्डिनेटेड था कि भाई जो है ये अपना दस्तबरदार नहीं हो रहे यूरेनियम की इनरिचमेंट की डिमांड के ऊपर। तो ये समझ रहे हैं कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ, ये मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। तो उस पे वो बिल आखिर जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा मैं तो जंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी आवाम को तो वादा कर चुका हूँ कि मैं किसी बड़ी जंग में अमेरिका को दोबारा लेके नहीं जाऊँगा। तो अगर इसराइल जो है ये कार्रवाई करना चाहता है तो ये हमारे मुफाद में, तो जो है उन्होंने वो इजाज़त दी। और उसमें सिर्फ एक ऑपरेशन अमेरिका ने किया था और वो बहुत लिमिटेड था, और वो एक फैसिलिटी को जो है ना एलिमिनेट करना था। वो फोर्दो की जो फैसिलिटी है जो ज़मीन दोज़ है पहाड़ के नीचे, वहाँ पे उसको अपना टारगेट करने के लिए इसराइल के पास टेक्निकल वो कैपेबिलिटी नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका की तरफ से तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई जंग की जाए। इसराइल और अमेरिका के जो ईरान के हवाले से जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है वो मुख्तलिफ है, और इसराइल मुख्तलिफ तरीके से देखता है। लेकिन दैट सेड, मैं ये भी कहूँगा कि इसराइल कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जो बराह रास्त अमेरिका के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करे, क्योंकि अमेरिका के साथ उनकी अलायंस है, वो उनका जो है ना ग्रेट पावर एलाय है, वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। एंड आई थिंक कि इसी वजह से अभी कोई जो है वो हमें कोई ख़ास खबर नहीं आई जो कल मुलाकात हुई है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो है इसराइली वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। अभी वो जुमेरात तक यहीं पर हैं, उनकी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कैपिटल हिल पे भी मुलाकातें हैं। तो उसके बाद जो है ना कुछ समझ में आएगा कि भाई क्या बात तय हुई है। अभी आई थिंक एवरीबडी इज़ होल्डिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट। अब तक जो मुलाकात में सामने आया है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल वाज़े तौर पर एक तरह से कहा कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो इस सूरत में सामने आए कि एक रियासत कायम होगी जो इसराइल के लिए ख़तरा होगी, तो वो उस ख़तरे को कबूल नहीं करेंगे, उस ख़तरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर इसराइली वेबसाइट के ज़रिए फिर बैनुल-अक़वामी इदारे रॉयटर्स ने उस खबर के ऊपर मज़ीद लिखा कि किस तरह से एक मनसूबा ज़ेर बहस रहा है कि कॉरिडोर्स और कैंप्स बनाए जाएंगे फ़लस्तीनियों को रखने के लिए, और वहाँ पर उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा सकती है, या किस तरह से हमास या दीगर तंजीमों का अगर उन पर गलबा है तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, और फिर ये फैसला किया जाएगा कि उनको दूसरे ममालिक में मुंतकिल करना है। इस तरह का मनसूबा सामने आना, जिस पर अगर अमल दरामद अभी नहीं भी हुआ, और गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो कि इसराइल ही उसके पीछे है, उसकी तरफ से इस आज़म का इजहार करना कि वही सारा निज़ाम यहाँ पर संभाले, अक़वाम मुत्तहिदा का भी कोई किरदार ना हो इसराइल और फ़लस्तीन में, ये कितनी तशवीशनाक बात है आपके लिए? देखिए, ये सब प्रिलिमिनरी खबरें हैं।
तो बात ये है कि अभी तो बात तय नहीं हुई ना, कोई मास्टर प्लान सामने आया नहीं, ये लीक्स हैं, हर तरफ से जो है ना लीक आती है, जो है परसेप्शन शेपिंग के लिए इसराइली जो है लीडरशिप वो अपनी करती है। देखें, मैं पहले भी जो है बहुत सारे चैनल्स पे कह चुका हूँ कि 2 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है, अब आप उसकी नकल मकानी कैसे करेंगे, मतलब कहाँ उनको लेके जाएंगे, किन मुल्कों में लेके जाएंगे, कौन लेगा, मतलब दिस इज़ अ ह्यूज हरक्यूलियन टास्क। मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई हकीकत है। हाँ, जो आईडीपी कैंप्स लग सकते हैं क्योंकि बहुत सारा जो है मतलब वो अनडेटोनेटेड ऑर्डिनेंस है वहाँ पे, बहुत सारी जो है इमारतें उनको जो है गिरा कर दोबारा से तामीर नौ करनी है, तो वो छोटा मोटा कार्रवाई होगी। आई डोंट थिंक इतनी बड़ी पैमाने पे कोई नकल मकानी होगी, ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है जो है ना, फोर्सबली किसी को रिमूव करना, वहाँ से कोई जाने वाला तो है नहीं है। तो ये आई थिंक सिर्फ बातें हैं। देखें, असल में जो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल है। अमेरिका जो है, स्ट्रैटेजी कम्स फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि भाई देखें, 2 स्टेट सोल्यूशन बेशतर अपना यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका वादा किया लेकिन कुछ नहीं किया क्योंकि ये हो नहीं सकता था, क्योंकि इस जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिहाइयों से फ़लस्तीनी जो हैं वो डिवाइडेड हैं। हमास का कब्जा था गज़ा के ऊपर, फतह और PAPLO वो वेस्ट बैंक में थी, तो किस रियासत, किस 2 स्टेट की आप बात कर रहे हैं कि जो हो सकता है। और अब तो जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जाहिर है खला जो है ना पैदा हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो चुका है क्योंकि हमास बहुत कमज़ोर हो चुकी है गज़ा के अंदर, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी अपनी अथॉरिटी जो है वो बस एक नाम की है, नॉमिनल है। तो वहाँ पे भी लोग मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनी मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, मुख्तलिफ क्लैन्स जो है उनका कब्जा हो रहा है, मतलब आधे दर्जन क्लैन तो सिर्फ बताए जाते हैं गज़ा के अंदर, और वेस्ट बैंक चूंकि बड़ा है वहाँ पे और है, वहाँ पे जूइश सेटलमेंट्स भी हैं, IDF की जो है ना फोर्सेस भी इन कंट्रोल हैं, साथ में जॉर्डन का बॉर्डर लगता है। तो आई डोंट थिंक कि जो है ये 2 स्टेट सोल्यूशन इज़ वायबल। ये जो है जो इस्तिलाह है ये बड़ी पुरानी है, हकीकत ये है कि वी आर टू फार फ्रॉम इट। अब होगा ये, सबसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये है कि सिक्योरिटी कौन संभालेगा गज़ा के अंदर। वेस्ट बैंक की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन गज़ा में सिक्योरिटी कौन संभालेगा? कोई नहीं चाहता कि इसराइली ट्रूप्स जो हैं वहाँ ऑक्यूपाई करें दोबारा से उसको, ये टेम्पररी अरेंजमेंट रहे, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पे किसी को करना है। वो फ़ौजें कहाँ से आएंगी, ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी जो इत्तला है वो ट्रंप इंतज़ामिया सऊदी अरब पे दे रहा है, और सऊदी अरब को फिर तुर्की के साथ मिलके UAE, मिस्र, जॉर्डन, इवन पाकिस्तान से मिलके ये जो बातें चल रही हैं अब्राहम अकॉर्ड की पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, दे आर नॉट फॉर नथिंग। मतलब देयर इज़ कॉन्वर्सेशन कि हाँ भाई पाकिस्तान का क्या किरदार होगा गज़ा की जो फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और क्योंकि कोलिशन की ज़रूरत होगी ना, तो इसमें कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे, क्या पाकिस्तान लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातचीत चल रही है। डॉक्टर कामरान बुखारी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बात अभी पाकिस्तान की सियासत की, और इसमें जो नई पेशरफ्त है इसी के हवाले से हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है। सियासी महाज पर भी हुकूमत PTI को टफ टाइम दे रही है, और कानूनी महाज पर भी अदालतों से उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया था, मगर 10 मुहर्रम गुजरने के बाद भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का शेड्यूल नहीं दिया। गुज़श्ता हफ्ते 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात हुए, जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद और एतराज़ के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया था, और आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। जबकि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपना ही फैसला कलअदम करते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म वापस ले लिया था। अब ये मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को मिल चुकी हैं, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। इसके अलावा सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर 21 जुलाई को इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 मार्च 2024 को जारी करदा उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त के तहत इंतखाबात होंगे, और कोई नए कागजात नामजदगी जमा नहीं होंगे। नया अरकान का इंतखाब सूबाई असम्बली में वोटिंग के जरिए से होगा, मगर PTI मखसूस नशिस्तों के छिन जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 3 सेनेट की नशिस्तें गंवा सकती है। इसलिए अब ये खबर सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नया अरकान को वोट डालने से रोकने के लिए उनका हल्फ नहीं लिया जाएगा।
रोज़नामा दी न्यूज़ में अरशद अजीज़ मलिक की खबर के मुताबिक इन पर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि PTI ने सेनेट इंतखाबात में वोट डालने से रोकने के लिए मखसूस नशस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से हल्फ ना लेने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए सूबाई असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा, जिसके नतीजे में ये अरकान अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। PTI का मकसद ये है कि पहले नोटिफाई शुदा अरकान के साथ इंतखाबात करवाए जाएँ, नए अरकान को असम्बली में आने से रोक दिया जाए जैसा कि माजी में किया गया था, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें असम्बली इजलास बुलवाने के लिए कानूनी सलाह मशवरा कर रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने द न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट में हुकूमत और वज़ीर आला को फरीक बनाते हुए रेट पिटीशन दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि वो सूबाई हुकूमत को असम्बली का इजलास बुलाने और नामुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत करें। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने भी मखसूस नशस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। नून लीग का मौक़िफ़ था कि इसे कम मखसूस नशस्तें दी गई। आज पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला देते हुए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 2024 में जारी करदा एलामिया मुअत्तल कर दिया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने इलेक्शन कमीशन के ख़वातीन और अक़लियत से मुतालिक दोनों एलामिये कलअदम करार दे दिए हैं। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अक़लियत और ख़वातीन से मुतालिक दोबारा सीटों की तकसीम करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को सुनकर दोबारा ये नशस्तें तकसीम करे। इस पेशरफ्त के बाद सवाल ये पैदा हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे या नहीं। दूसरी तरफ अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने ऐलान किया कि इमरान खान ने फौरी तहरीक चलाने और 5 अगस्त तक उसे उरूज पर पहुंचाने की हिदायत कर दी है, जबकि इमरान खान के दोनों बेटे भी वतन वापस आएंगे। इमरान खान ने कहा है हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इमरान खान को बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। डेट वगैरह नहीं दी इमरान खान साहब ने कि कब से शुरू करें? PTI की लीडरशिप आपको डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ सज्जाकार और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइद साहब से। सुहेल वड़ाइद साहब, जो कुछ पिछले 2 से ढाई माह में हुआ है पाकिस्तान में, पाक भारत जंग के बाद फिर नए अदालती फ़ैसले और मौजूदा सियासी सूरत हाल, उसमें यह मुमकिन है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो कोई तहरीक शुरू कर सकें और उसको उरूज पर भी पहुँचा सकें? नहीं, देखें, बज़ाहिर तो उनकी स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ की ख़त्म हो चुकी, और जंग के बाद और सदर ट्रंप के बाद जो गवर्नमेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी मकबूलियत में भी इजाफ़ा हुआ और एक यूफोरिया जो है वो भी डेवलप हुआ। दूसरी तरफ इमरान खान की जो बारगेनिंग पोजीशन है वो भी कमज़ोर हुई, लेकिन यही चीज़ उन्हें तहरीक पर मजबूर भी कर रही है कि वो नहीं चाहते कि हुकूमत स्टेबल हो जाए, वो नहीं चाहते कि ये तासुर हो कि वो PTI जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो एक मुसलसल दबाव में रखना चाहते हैं, और होता यह है कि चाहे वो तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, अब ये जितने दिन हैं 5 अगस्त तक, बहरहाल एक टेंशन रहेगी। मुल्क के अंदर जो प्लानिंग है हुकूमत की वो सारी इस तरफ होगी, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां हैं उनकी तवज्जो इस पर रहेगी। तो इमरान खान वो दोबारा से अपनी ये पोजीशन बहाल करना चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो मैं ये सिस्टम नहीं चलने दूंगा, तो उस बारगेनिंग पोजीशन में दोबारा आना चाहते हैं। ये अलग बात है
कि वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं। दूसरा, उन्होंने जो अपना लास्ट फैमिली कार्ड है वो भी अब अपने बेटों को बुला के जो है या उनको इजाज़त देकर वो भी खेल दिया है। पाकिस्तान में आपको पता है कि शहज़ादों को बहुत हम पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी बड़े ख़ानदान के हों, चाहे वो भुट्टो ख़ानदान के हों, चाहे शरीफ ख़ानदान के हों और चाहे इमरान ख़ान ख़ानदान के हों। तो वो दो शहज़ादे, उनके आने का मतलब बहरहाल एक एक्साइटमेंट होगी और एक नई आज़ादी होगी। अब उन्हें एयरपोर्ट पे रोका जाता है, उन्हें आने दिया जाता है, उनका क्या रिस्पांस होगा, ये सारी नई चीज़ें होंगी जो तहरीक के लिए जला भी बख्श सकती हैं, उसमें नया जज्बा भी डाल सकती हैं। लेकिन अगर पास्ट के जो उनके दिन हैं उनको देखा जाए तो वोट पावर मौजूद होने के बावजूद स्ट्रीट पावर पीटीआई की बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। सुहेल वाहिद साहब, जैसे पीटीआई की तरफ से कहा गया कि 5 अगस्त को बानी पीटीआई को जेल में कैद होने को 2 साल हो जाएंगे, इस वजह से भी वो चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर तहरीक शुरू की जाए और लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए। क्या अभी से उस वक्त तक इतना वक्त है कि उसमें कोई हिकमत अमली बनाई जा सके, या ये सिर्फ एक सियासी तौर पर कहने के लिए बात सामने आई है? नहीं, देखिए कुछ ना कुछ तो लोग निकल ही आते हैं ना, चाहे जितना भी दबाव हो, चाहे जो भी हो। और जब भी तहरीक होती है, चाहे लोग निकले ना निकले, आप पिछली दफ़ा लाहौर में लोग नहीं निकले, पंजाब में लोग नहीं निकले, लेकिन शहर में साएँ तो थी, एक रिएक्शन तो होता है कि क्योंकि ज़ाहिर है फिर पुलिस ने एक्टिव होना होता है, एजेंसियों ने एक्टिव होना होता है, तो उसका भी इफ़ेक्ट होता है। तो इमरान ख़ान यही चाहते हैं कि हुकूमत की जो स्टेबिलिटी का तासर पैदा हुआ है उसको मैं ख़त्म करूं, अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर करूं और पीटीआई को रेलेवेंट रखूं। सुहेल वाहिद साहब, अलीमा ख़ान साहबा की बयान तो सामने आ गया, लेकिन इससे पहले उन्होंने ही सवालात के जवाब में कह दिया था कि जो इस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं उसमें इमरान ख़ान माइनस ही हो गए हैं। अब दूसरे रहनुमाओं को देखें, शेर अफजल मरवत एक फ्रंट रनर थे तहरीक इंसाफ के, अब वही तनकीद कर रहे हैं कि जिस तरीके की हिकमत अमली पीटीआई की है, अटक पुल भी पार नहीं कर पाएगा इनका काफ़िला अगर ये इस्लामाबाद आते हैं एहतजाज करने या धरना देने। जो हुकूमती शख्सियात हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे लगता है कि अली अमीन गंडापुर को पता है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किस तरह चलानी है, तो फिर वो मुक़्तदर हलकों से भी किस तरीके से बातचीत करते हैं। इन हालात में क्या ये सिर्फ आंख मचोली हो सकती है, मुख्तलिफ तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों के बयानात आना, और शायद हकीकत में उनको भी मालूम हो कि अमली तौर पर मुमकिन नहीं है इस वक्त सियासी तहरीक शुरू करना? देखिए, पीटीआई के अंदर 2 हलके हैं। एक तो ज़ाहिर है उनके खान साहब के अकीदतमंद हैं, ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जो उन्हें मुर्शिद समझते हैं, तो वो तो जो भी खान साहब कहते हैं उस पर वो अंधी अकीदत के ज़रिए अमल करते हैं। दूसरा एक सियासी उनसर है जो उसको क्रिटिकली देखता है, जो उस स्ट्रेटजी पर तनकीद भी अपने दिल में करता है। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि इमरान ख़ान का जो वोट बैंक है उसके वो असीर हैं, उसकी वजह से वो कैद हैं, मैसूर हैं, क्योंकि अगर वो इमरान ख़ान से इख्तलाफ करते हैं तो वो वोट बैंक से महरूम होंगे और वो अपने हलकों में जीत नहीं सकते। इसलिए वोट बैंक के दबाव की वजह से अगर उनके इख्तलाफात भी हों इमरान ख़ान की स्ट्रेटजी से, तो इमरान ख़ान के साथ चलने के लिए मजबूर भी हैं और वो अपना चेहरा भी दिखाना चाहते हैं कि हम इमरान ख़ान के साथ हैं। तो ये दबाव जो है इमरान ख़ान के वोट बैंक का, ये उन पर मौजूद है, वगरना कब के जो है पीटीआई टूट जाती और उसके लोग अलग हो जाते। तो जब तक वोट बैंक रहता है ये दबाव भी जो अरकानी असम्बली होते हैं उन पर ये मौजूद रहता है। इसलिए बहुत बड़ी बगावत फौरी तौर पर शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि
जब तक वोट बैंक टूटने का कोई वाज़ेह आसार नज़र नहीं आते उस वक्त तक ये लोग भी वोट बैंक के साथ जुड़े रहेंगे। उस्मान वाहिद साहब, जैसे 2024 के इलेक्शन में कामयाबी ना मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ को दूसरे कई मामलात में सबकत हासिल थी, अवामी मकबूलियत में, बयानिए की जंग में, वो अब पिछले चंद माह में कमज़ोर होती गई है। उसका आपने भी इब्तिदा में जिक्र किया। और अब फिर कुछ नई पेशरफ, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का आ जाना, मखसूस नशस्तों का फैसला जिसको तहरीक इंसाफ अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार देती थी, वो उनसे छिन जाना, उसके बाद सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन का भी ऐलान हो जाना, तो उनकी जो कानूनी टीम है और फिर सियासी टीम भी, वो इस वक्त क्या नाकाम हो चुकी है या फिर कामयाब होती अब नज़र नहीं आएगी इसके बाद? देखिए, जो थी ना तहरीक इंसाफ, ये एक शराब के पीछे भागती रही है। बहुत सारे इनके थीसिस, ख्वाब गलत साबित हुए। पहले इनका ख्याल था कि जनाब अदलिया जो है वो पांसा पलट देगी, क्योंकि कुछ जजेस बज़ाहिर इनके साथ थे या इनकी हमायत में फ़ैसले देते थे। फिर इनका ख्याल था कि कुछ जनरल जो हैं वो हमारे साथ हाँ खड़े होंगे। फिर इनका ख्याल था कि अवाम जो है वो बगावत कर देंगे। फिर मुख्तलिफ इन्होंने सदर ट्रंप पे उम्मीद लगा ली, वो भी गलत साबित हुई। तो अब तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी उनकी समझ नहीं आई कि जिससे वो इस क्राइसिस से निकल सकें। मैं देखता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो 17-18 सीटों के साथ पार्लियामेंट में बैठ गई और 2 साल के बाद नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिराने में कामयाब हो गई। नवाज़ शरीफ 34 सीटों के साथ बैठ गया और पार्लियामान में, और उसने भी बिल आखिर कामयाबी हासिल कर ली हुकूमत गिराने में। अगली हुकूमत उसकी थी। और इसी तरह इमरान खान के पास तो ना 17 हैं ना 34 हैं, इससे कई गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत है। तो अगर सिर्फ बेनज़ीर की तरह और नवाज़ शरीफ की तरह ही हिकमत अमली इख्तियार करते, कोई इस तरह की एहतजाजी बागियाना तहरीक ना चलाते, फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई ना करते, तो मेरा ख्याल है आज शहबाज शरीफ हुकूमत को इमरान खान टेक ओवर कर रहे होते और आज पीपल्स पार्टी को भी ख़तरात दरपेश होते। दरअसल फ़ौज को, शहबाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी को इमरान खान ने मुत्तहद रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरफ ये सबके ख़िलाफ़ इकट्ठा प्रोपेगेंडा करती है तो वो उससे इकट्ठे रहते हैं। और जब पीटीआई कमज़ोर होगी तभी जो उसके मुखालिफ हैं, जो चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुक़्तदरा हो, वो भी उस वक्त ही आपस में उनके इख्तिलाफ़ात नुमायाँ होंगे। जब तक पीटीआई मजबूत रहेगी वो भी जुड़े रहेंगे। सुहेल वाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।